नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। बीते 3 सप्ताह से मैं बिहार में था। अलग अलग शहर गांव में घूमते हुए जो कुछ देख रहा था, वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा रहा था। लाखों लोगों ने देखा भी, सराहा भी। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। नतीजे आ चुके हैं, जो कुछ हुआ आपने देख सुन लिया है। मैं भी दिल्ली आया, 2 दिन मुझे लगा कि गैप करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। लगातार भागम भाग, करीब 4 से 5 हज़ार किलोमीटर की लगातार यात्रा, सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे रात तक। तो 2 दिन के गैप के बाद मुझे लगा कि अखबारों के साथ अखबार पढ़ने, अखबार में क्या छपा क्या छिपा बताने का जो सिलसिला पटना जाने के बाद मुझसे छूट गया था, फिर से शुरू किया जाए। तो आज के अखबारों के बंडल मेरे हाथ में हैं, लेकिन अभी दिवाली का मौसम है, दिवाली है, इसलिए अखबारों में जितनी खबरें हैं उससे ज़्यादा विज्ञापन है। बल्कि अखबारों में विज्ञापन के पन्ने कई अखबारों में खबरों से ज़्यादा है। इसलिए अखबारों के विश्लेषण का सिलसिला मैं दिवाली के बाद शुरू करूंगा। आज मैं एक मुद्दे तक अपनी बात को सीमित रखना चाहता हूं। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा। आप सब उनके नाम और काम से उनको जानते होंगे, उनके वीडियो अक्सर वायरल होते हैं। अभी कुणाल कामरा क्यों चर्चा में है और अचानक कुणाल कामरा की बात मैं क्यों कर रहा हूं? हुआ यूं कि कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने जमानत दी है अर्नब गोस्वामी को, जस्टिस चंद्रचूड़, उनके बारे में भी कुछ टिप्पणी अपने ट्विटर पर की है। और ट्विटर पर जो उन्होंने 4-5 ट्वीट किए, उस ट्वीट पर इतना बवाल हुआ कि कुछ एडवोकेट और कुछ राइट विंगर लोग और कुछ सरकार समर्थक लोग, ऐसे लोगों ने कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखकर उनसे इजाजत मांगी, परमिशन मांगी, अनुमति मांगी। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने के लिए आपको अटॉर्नी जनरल की अनुमति की जरूरत होती है। खास बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने भी कुणाल कामरा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना का मामला चलाने की अनुमति दे दी है। अब अगर यह अनुमति दे दी है, इसका मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में न सिर्फ मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें खुद अदालत में हाजिर भी होना पड़ेगा, अपना पक्ष भी रखना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि उन्हें जेल जाना पड़ जाए। प्रशांत भूषण के मामले में पूरी कहानी आप जानते हैं। अब सवाल उठता है, कुणाल कामरा ने ऐसा क्यों किया और क्या लिखा, क्या है पूरा मामला? कुणाल कामरा ने जिस दिन अर्नब गोस्वामी को जमानत मिली, उसी दिन लगातार 4-5 ट्वीट किए। ट्वीट मैं यहां लगा रहा हूं, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप देखकर आप समझ जाए। उसके कुछ हिस्से मैं बता दे रहा हूं। एक ट्वीट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की तस्वीर लगाई और बिल्डिंग में जहां तिरंगा फहराता है वहां उन्होंने बीजेपी का झंडा लगा दिया पिक्चर में, तस्वीर में, और लिख दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इट सीम्स। मतलब इससे ऐसा लगता है कि कुणाल कामरा चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चिढ़े या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया जाए, या जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं क्या कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला उनके ट्वीट को माना जाए। अब ये मैं आकलन नहीं कर सकता, लेकिन पहले उनके ट्वीट और उसके बाद जो कुछ हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त जो कुछ कहा है, और पर्सनल लिबर्टी का अगर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और उसका हवाला दिया, संविधान का हवाला दिया, आर्टिकल 21 का हवाला दिया, तो क्या यह हवाला अनुच्छेद 21 सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए है, या वो दर्जनों सैकड़ों लोग जो जेलों में बंद हैं, जिन्हें 2-2 साल तक जमानत नहीं मिलती, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है, बैरंग वापस जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसे हाई कोर्ट भेजता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट भेजता है, और उसके बाद जेलों में न जाने कितने साल गुजारता है। चाहे मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, उन पर आगे आने से पहले कुणाल कामरा ने यह क्यों लिखा और क्या लिखा? एक बार फिर सारे ट्वीट्स देखिए। ये कुणाल कामरा के ट्वीट हैं
और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त, अर्नब गोस्वामी को जमानत देते वक्त जिन संविधान की धारा को आर्टिकल का हवाला देकर अर्नब गोस्वामी की पर्सनल लिबर्टी का जिक्र किया। और पर्सनल लिबर्टी इतना बड़ा मुद्दा अर्नब गोस्वामी के लिए लगा जैसे देश में पर्सनल लिबर्टी के हकदार अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हों, वो नहीं जो जेलों में बंद हैं, जिनके पास हरीश साल्वे जैसे एडवोकेट नहीं है, जिनके साथ सत्ता नहीं है, जिनके पक्ष में केंद्रीय सत्ता नहीं है, जिनके पक्ष में बीजेपी के 50 सैकड़ों नेता नहीं है, जिनके पक्ष में बीजेपी के नेता अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के कई मुख्यमंत्री नहीं है। क्या उन सब के लिए पर्सनल लिबर्टी को मायने नहीं रखती? ये नाराजगी बहुत लोगों की है। लेकिन कुणाल कामरा ने जो लिखा उसी पर आते हैं, बीच बीच में ये मुद्दे मायने रखते हैं। अब ये कुणाल कामरा के 4 ट्वीट हैं, आप इधर पढ़ लें, खुद पढ़ लीजिए, मैं इसको पढ़ना भी नहीं चाहता, पता नहीं मुझ पर भी मानहानि का मामला न दर्ज हो जाए। तो ये कुणाल कामरा ने जब लिखा ट्विटर पर, और मुझे लगता है अगर मैं इसको पढ़ूं तो इसको देखकर पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि जानबूझकर लिखा गया, इंटेंशनली लिखा गया, सोच समझकर लिखा गया। तो सवाल उठता है, सोच समझकर लिखकर क्या कुणाल कामरा अवमानना के मामले को इनवाइट कर रहे थे? और कर रहे थे तो इसका मकसद क्या है? अब हुआ ये कि कुणाल कामरा के लिखने के बाद, हालांकि ये सवाल बीते 48 घंटों से हजारों सैकड़ों लोग ट्विटर और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पर्सनल लिबर्टी की सुविधा अर्नब गोस्वामी के लिए क्यों? अदालतें, सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत, सर्वोच्च अदालत अर्नब गोस्वामी पर इतनी मेहरबान क्यों? और क्यों बहुत सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटना पड़ता है, उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 वकील समेत 8 लोगों ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से अनुमति मांगी और के वेणुगोपाल ने माना कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और किसी भी सूरत में इसे बैड टेस्ट में ही माना जा सकता है, बल्कि बैड टेस्ट ही नहीं है, ये हर लिमिट को, सीमा को, ह्यूमर की सीमा, मतलब चूंकि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसको पार करता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। और उसके बाद उन्होंने एक लिखा, ऑनर हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग, ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट, लॉन्ग बैक। सुप्रीम कोर्ट की इस इमारत से ऑनर, मतलब जैसे कहते हैं ऑनरेबल कोर्ट, ऑनर बहुत पहले छोड़कर जा चुका है। इस तरह से उनके ट्वीट थे जो कुणाल कामरा के, जिसका जिक्र के वेणुगोपाल ने किया है। और उसके बाद एक और ट्वीट था, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। ये भी कुणाल कामरा का ट्वीट था। ऐसे 3 ट्वीट का हवाला देकर उन्होंने के वेणुगोपाल ने माना कि ये अवमानना का मामला है और उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट अंडर सेक्शन 15 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत उनके खिलाफ मामला चलाया जा सकता है। अब ये कुछ अखबारों की खबरें, नवभारत टाइम्स में भी है, हिंदू में भी है, जागरण में भी है और अखबारों में भी है। और अटॉर्नी जनरल के पास इसलिए भेजा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर अवमानना का मामला कोई व्यक्ति चलाना चाहता है तो उसको अनुमति चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुओ मोटो मामला, अवमानना का मामला चला सकता है, मुकदमा चला सकता है। अब बात यह हो गई कि कुणाल कामरा क्या करेंगे, और क्या हमें, आपको या किसी को भी इस ट्वीट को पढ़कर यह समझ में आ रहा है कि इस पर जिस ढंग से प्रशांत भूषण ने अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कुछ एक तस्वीर, मोटरसाइकिल पर सवार सीजेआई की तस्वीर को ट्वीट करते हुए कुछ कमेंट किया और उनके खिलाफ इतने रसूखदार, इतने बड़े एडवोकेट के खिलाफ चलता रहा मानहानि का मामला और आखिर में कैसे निपटा आप सब जानते होंगे, 1 रुपये के जुर्माने के साथ। तो क्या कुणाल कामरा इतना कुछ लिख रहे हैं, उनके खिलाफ मानहानि का मामला नहीं होगा? मुझे लगता है कुणाल कामरा भी इससे अवगत होंगे। तो क्या माना जाए कि कुणाल कामरा जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि अपना पक्ष रखें, सुप्रीम कोर्ट तक वो जाएं और जो उन्हें लगता है पर्सनल लिबर्टी का सवाल, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सवाल, और उन अधिकारों के इस्तेमाल के वक्त अर्नब गोस्वामी होने का सवाल और किसी सुधा भारद्वाज के होने का सवाल, किसी
मामूली पत्रकार को घसीटकर जेल में भेजने के वक्त क्या पर्सनल लिबर्टी और अभिव्यक्ति की आज़ादी मायने नहीं रखती है सुप्रीम कोर्ट के सामने? लेकिन अर्नब गोस्वामी के वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या इतना मेहरबान हो जाता है? क्या ये सारे सवाल कुणाल कामरा खड़े करना चाहते हैं? ये सवाल हैं। इन सवालों की रोशनी में अगर देखना चाहें तो बहुत सारे ऐसे लोग जेलों में बंद हैं जिनका जिक्र बीते 3 दिनों से खास तौर से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। 80 साल के वरवर राव तेलुगु कवि और क्रांतिकारी विचार के कवि हैं। उन्हें उसी तलोजा जेल में 2 साल से बंद रखा गया है। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तारी उनकी हुई थी, लेकिन उनकी तबीयत इस कदर खराब है कि कोर्ट में इंदिरा जयसिंह जो उनकी एडवोकेट है, उन्होंने कहा है कि बिस्तर पर पड़े हैं, डायपर पहनाने की जरूरत होती है क्योंकि पेशाब नहीं कर सकते, इन्फेक्शन है, पेशाब की थैली लगाई गई है। और एक समझिए 80-81 साल के बुजुर्ग को डायपर पहनाना पड़ता है क्योंकि बिस्तर पर इस अवस्था में वो पड़े, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। जमानत ही नहीं, उनके केस में यह कहा जा रहा है कि उन्हें लीलावती हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाए, वहां समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए, वरना उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन तब भी उन्हें वो राहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से नहीं मिली। हालांकि अभी खबर है कि हाईकोर्ट ने एक बोर्ड गठित किया है कि उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों से वरवर राव की जांच कराने का बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया है। कल का आदेश है। ऐसे सुधा भारद्वाज एक्टिविस्ट है। सुधा भारद्वाज भी 2 साल से सितंबर 2018 से जेल में बंद है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटा चुकी हैं, जमानत नहीं मिली। ऐसे ही एक पादरी हैं स्टेन स्वामी, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी एनआईए ने की। 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। उन्हें भी किसी तरह की कोई जमानत पर, कोई पर्सनल लिबर्टी के सवाल पर उनके साथ अदालतें उनको रियायत देती नजर नहीं आ रही है। ऐसे दर्जनों लोग बंद हैं 2 साल से। खास तौर से आप गौतम नवलखा से लेकर अरुण फरेरा से लेकर बहुत सारे लोग। लेकिन सवाल इनका ही नहीं है, सवाल विनोद दुआ का भी है, सवाल किसी प्रशांत कनौजिया का भी है। और विनोद दुआ के मामले में कई बार वीडियो में बात कर चुका हूं। अपने वीडियो में अगर वो आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री की नीतियों की, और एक मंजे हुए सधे हुए पत्रकार हैं, 4 दशकों से उनकी पत्रकारिता हम जानते हैं, उनके विचार मोदी समर्थक, सत्ता समर्थक, बीजेपी समर्थक ना हो, यह हो सकता है और ये रखने और होने का उनका हक है। जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी, पर्सनल लिबर्टी की बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देते वक्त कही। लेकिन विनोद दुआ के मामले में हिमाचल में उनके खिलाफ सेडिशन का मामला दर्ज हुआ, राष्ट्रद्रोह का मामला, और उसके बाद पुलिस पहुंची उनके घर। लेकिन तब तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 6 बार सुनवाई हुई। सिर्फ वो चाहते थे सेडिशन का मामला हटाया जाए, एफआईआर क्वैश किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। उन्हें कहा जा रहा था एफआईआर क्वैश करने के लिए निचली अदालत में जाए। सेडिशन के मामले पर सुनवाई हो रही थी, मुझे पता नहीं उसमें अपडेट क्या, लेकिन कम से कम 6 बार की या 5 बार की तारीखों और सुनवाई का मुझे पता है, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा। प्रशांत कनौजिया नाम का एक शख्स ट्विटर पर कुछ आलोचना करता था, पत्रकार है, सत्ता विरोधी है, और उनकी गिरफ्तारी हुई और कई सप्ताह तक जेल में रहे। ऐसे बहुत सारे लोग, यूपी में मिड डे मील की स्टोरी करने वाला एक पत्रकार, उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। लंबी फहरिस्त है। ऐसी लिस्ट लेकर बैठे तो हजारों लोग भारत की जेलों में बंद हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, सब। वहां पर्सनल लिबर्टी उनके लिए नहीं है क्या? क्योंकि उनके मुकदमे लड़ने के लिए हरीश साल्वे उनके साथ नहीं है, सरकार उनके साथ नहीं है, उनका पक्ष या उनका बचाव करने के लिए कोई मुकुल रोहतगी नहीं है। तो क्या वो जेल में सड़ते रहेंगे? क्या उनके लिए अदालत इतनी अर्जेंसी के साथ सुनवाई नहीं करेगी? दुष्यंत दवे जो बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एतराज जताया था जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इमरजेंसी में, अर्जेंसी के साथ सुनवाई का फैसला किया, तब जबकि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में था। बल्कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के रवैये की भी आलोचना की, और बहुत कहें तो मौखिक तौर पर बहुत कुछ ऐसा कहा जो लगता है कि ठीक है, अगर आप देखें कि यही राय हर केस में अगर सुप्रीम कोर्ट का हो तो कहेंगे कि अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट इतना अलर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है कि असहमति
बहुत ज़रूरी है और लोकतंत्र में असहमत आवाज़ों को सुप्रीम कोर्ट आवाज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट मुस्तैदी से खड़ा होता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हाईकोर्ट को एक संदेश देना होगा, कृपया व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करें, हम मामले को बाद में देख रहे हैं, हम मामले के बाद मामलों को देख रहे हैं, न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल हो रहे हैं, लोग ट्वीट के लिए जेल में हैं। ये कहते वक्त क्या ट्वीट के लिए जेलों में बंद सैकड़ों लोग अलग अलग समय में जो हुए, उनकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है? क्या उनका जेल में बंद होना, क्या उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी कोई मायने नहीं रखती? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर अदालत आज हस्तक्षेप नहीं करती है तो हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं, इस आदमी को भूल जाओ, आप उनकी विचारधारा पसंद नहीं करते तो अपने आप को अलग रखें, अगर मुझ पर छोड़ें तो मैं उनका चैनल नहीं देखूंगा। सवाल ये उठता है, और ये भी कि अगर हमारी राज्य सरकारें ऐसे लोगों के लिए यही करने जा रही है जिन्हें जेल में रहना है, भेजना है, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा। हस्तक्षेप करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ अर्नब गोस्वामी के मामले में? ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को जेल भेजना उस मामले में जिसमें 2 लोगों की सुसाइड हुई है, सुसाइड नोट में उनका जिक्र है, उनके पैसे बकाया थे ऐसा जिक्र करते हुए 2 की खुदकुशी हुई है। मामला पुराना है, पुलिस का इंटेंशन है, टाइमिंग पर सवाल है, वो अपनी जगह, लेकिन मामला तो है। वहां अगर कहती है अदालत, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि अगर हमने हस्तक्षेप नहीं किया तो हम विनाश के रास्ते पर, विनाश की यात्रा पर निकल पड़े हैं, हिंदी अनुवाद करो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो क्या ये बात सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए लागू होती है या उन तमाम लोगों पर लागू होती है जो जेलों में महीनों, सालों, 2 साल, 4 साल से सड़ रहे हैं? कुछ नाम और जिक्र कुछ लोगों का आपको जिक्र किया, 80 साल के लोग, 85 साल के, 75 साल के बीमार, उनके परिजन, उनके परिवार वाले बार बार अपील करते हैं, कोई सुनवाई नहीं। कई बार डॉक्टर कफील के केस में क्या हुआ, एनएसए लगाया गया, 8 महीने बंद रहे, दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक, इलाहाबाद के लखनऊ बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके परिजन भटके, आखिर में उन्हें जमानत मिली, अलग बात है। जमानत के साथ लखनऊ बेंच ने फटकार भी लगाई सरकार को, लेकिन 8 महीने जेल में रहे, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी तब। ऐसे दर्जनों मामले हैं, सैकड़ों मामले हैं। तो इसलिए ये ऐतराज, गुस्सा बहुत लोगों को है। सही, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के उस प्रतिक्रिया, उस फैसले, उन लाइनों, उन पंक्तियों को देखें तो लगेगा एक अच्छी बात है, लेकिन वो बातें देश के हर नागरिक पर लागू होना चाहिए, न सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए, जो देश के एक चैनल का मुखिया है, 1 चैनल 2 चैनल जो भी कहे, और सैकड़ों करोड़ का स्वामी है, और सत्ता के करीब होने का उसको गुमान और गुरूर है। तो बात मैं कुणाल कामरा की कर रहा था। कुणाल कामरा ने जो कुछ लिखा है उससे सहमत असहमत हुआ जा सकता है। निजी तौर पर मैं मानूंगा कि मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। मैं कुणाल कामरा के लिखे से सहमत नहीं हूं, उन्होंने अपनी राय लिखी, उस तरह के शब्द से बचा जाना चाहिए, अलग पहलू है। लेकिन कोई आदमी आक्रोश में लिखा, मैं ये मानता हूं कि कुणाल कामरा ने जानबूझकर लिखा। अब इसका मकसद, इसकी मंशा, इसके पीछे की सोच शायद वो बताएंगे, या जब ये प्रोसेस शुरू होगा, जब ये प्रोसीडिंग शुरू होगी तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के मामले में राहत देते वक्त ये सब कहा, तो साथ में सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहना चाहिए था कि भारत की जेलों में बंद, मुंबई से लेकर उसी तलोजा जेल में बंद और अलग अलग जेलों में बंद, हर मामले में हाई कोर्ट्स को और निचली अदालत को इसी तरह से सोचना चाहिए कि पर्सनल लिबर्टी मायने रखती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मायने रखती है। कोई अगर किसी ने भाषण दिया, किसी ने ट्वीट किया, उसके बदले सरकार उसको जेल भेज दे, और ये हर सरकारें करती है। मैं ये भी कहूँगा, सत्ता का चरित्र होता है, ये बंगाल में भी होता है, ये महाराष्ट्र में भी होता है, ये दूसरे राज्यों में होता है, यूपी में तो न जाने कितनी घटनाएं हाल के वर्षों में हुई है, कहीं भी जहाँ भी होता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो नजीर की तरह निचली अदालतें और हाई कोर्ट बाकी मामलों में भी उस पर लागू करेगी? क्या बाकी मामलों में भी निचली अदालतें, हाई कोर्ट से लेकर निचली अदालतें तक, लोगों को उसी नजरिए से देखते हुए जमानत दे देगी जैसे अर्नब गोस्वामी को मिला? तो आज का वीडियो दोस्तों
इसी मुद्दे पर मैं अपनी बात कहना चाहता था। 2-3 खबरें जो अखबारों में छपी है, एक चिराग को लेकर छपी है कि चिराग पासवान का अब क्या होगा। चिराग पासवान ने जिस ढंग से बिहार में राजनीति की, खुद खड़े होने की कोशिश में खुद तो गिरे, बीजेपी जेडीयू गठबंधन को भी लेकर बैठे, लेकिन बदले में चिराग को क्या मिला। आज की तारीख में चिराग पासवान के सिर्फ एक विधायक है। 2015 में 2 विधायक थे, 2 से 1 पर हुए। हर जगह 20 से 25 या 30 सीटें ऐसी हो सकती है जो उन्होंने जेडीयू को हरा दिया। 32-33 सीट लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें क्या हासिल हुआ, अब इस पर नजर होगी। साथ में ये कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री कह चुके। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एनडीए फैसला करेगा, उस पर भी देखना है क्या होता है। मैं मानकर चल रहा हूं कि फिलहाल तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के रहेंगे। बाकी आने वाले दिनों में जो भी राजनीति होगी उस पर नजर होगी, आपसे चर्चा करता रहूंगा। फिलहाल मैंने शुरू में ही कहा, आज मैं एक मुद्दे तक सीमित रहना चाहता था, वो कुणाल कामरा का मुद्दा है। मुद्दा अभिव्यक्ति की आज़ादी का है। मुद्दा अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर, संविधान के अनुच्छेद का हवाला देकर, चाहे आर्टिकल 21 का हवाला दें, चाहे कुछ, वो हवाला देकर किसी को राहत दें और कोई जेल में सड़े, किसी को जमानत न मिले, तो उस पर सवाल उठाने का हक भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। नमस्कार।